हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है वो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वीएसी पेपर के अंतर्गत जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, वो सारा क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे विथ आंसर, है ना, क्वेश्चंस के साथ आंसर। क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपका वो 50+ क्वेश्चंस आपको पहले ही जो है आपका लेक्चर नंबर 1 में आपका जो है वो एमसीक्यू टाइप से जो आपका 1 लाइनर है ना, 1 नंबर का, ठीक है। और आपका सेकेंड में जो है लेक्चर नंबर 2 में जो है वो आपको 15 नंबर वाला जितना क्वेश्चंस था वो आपका 50 से प्लस आपको दे चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं आगे जो आपका क्वेश्चंस दिए हैं उस क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। विद्यार्थी अब तक जो है वो देख चुके होंगे, और जो नहीं देखे हैं वो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए, है ना। देखिए, ये आपका ग्रुप ए है, और ग्रुप ए में आपको पता होना चाहिए कि 5 नंबर का क्वेश्चंस आपको पूछेगा, जिसमें आपका एक एक नंबर का जो है ना वो 5 क्वेश्चंस रहेगा, है ना, एक एक नंबर का 1 लाइनर इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है आपका वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। ये जो आपका रिपीट करने का चांस है वो बहुत कम रहता है, 50% हम चांस रखते हैं इसका 1 नंबर वाला रिपीट करने का, ठीक है, या फिर आपको जो है यहाँ से सेम आपको दिखने के लिए। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस का 100 एंड आपका जो है वो 100% हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चंस आपका कहीं ना कहीं जो है वो 4 सेट में से कोई एक सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जितने भी सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी हैं उन सभी को यह वीडियो जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो महावीर स्वामी के जीवनी एवं उनके उपदेशों के बारे में वर्णन किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे आप लोग, है ना, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर योजना है उसके बारे में व्याख्या किए थे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए होंगे। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका जो है वो भारत में वैदिक सभ्यता के जो है वो आपका धार्मिक और सांस्कृतिक जो आयाम है, ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक आयामों का जो है वो व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चंस आपको क्या बोला है उसको ध्यान से पहले समझिए, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं समझिएगा तो आंसर क्या समझ में आएगा, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। बोला है कि भारत में वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो है आपका धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों का व्याख्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में जो आपका वैदिक सभ्यता है वो कब से कब तक था, है ना। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था उस समय को वैदिक सभ्यता कहा गया, ठीक है। आप देखिए इसमें ना हर बुक अलग अलग जो है वो डेट लेता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको इसका डिफर करता है तो उसका यहाँ पे हिस्ट्री में उतना मायने नहीं रखता है ना। आपको एक्यूरेट जो है वो आपका डेट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक राउंड ऑफ में आपका जो है वो लिया जाता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये गलत है या कुछ दूसरे बुक में दिया हुआ है तो वो सही है कि ये गलत है, ठीक है। एक राउंड ऑफ में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था उस समय को वैदिक सभ्यता का समय कहा गया, ठीक है। ये जो आपका सभ्यता है इसी के बीच में जो है वो विकसित हुआ था। कौन? आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है। भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है आपका सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा का नींव रखा था ये, है ना। कौन? आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है। भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा की नींव है आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता का मूल आधार उसका वेद है, जैसे कि आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्ववेद और अथर्ववेद, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो ये वेद है, यही वेद जो है वो आपका वैदिक सभ्यता का एक नींव का काम करता है, ठीक है। इन ग्रंथों में धार्मिक अनुष्ठान, देवताओं की जो है वो स्तुति, है ना, साथ ही साथ जो है वो जीवन पद्धति और आपका सामाजिक संरचना का भी जो है वो विस्तार से वर्णन मिलता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे वेद का, है ना, वेद जो है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, इन सभी वेदों में आपको ग्रंथ में जो है ना, इन सभी वेदों में जो है आपको इन ग्रंथों में जो है वो आपका धार्मिक अनुष्ठान, साथ ही साथ धार्मिक अनुष्ठान का मतलब जो पूजा किया जाता है उन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। देवताओं का कैसे स्तुति स्मरण किया जाता है, जीवन पद्धति क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, इन सभी चीज़ों का विस्तार किया गया है। आइए इसके बारे में जो है वो हम लोग नीचे देखते हैं, है ना, एक एक करके, और भी इसको विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि सबसे पहला में आपको देखना है धार्मिक आयाम। इसमें 2 पार्ट आपको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहला आपको दिखाएंगे धार्मिक आयाम, ठीक है, और फिर हम लोग दिखेंगे क्या, धार्मिक आयाम के बाद आप लोग को दिखना है यहाँ पे इसका सांस्कृतिक आयाम, ठीक है। देखे होंगे आप लोग यहाँ पे, है ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में आपका मेंशन किया हुआ है धार्मिक आयाम और आपका सांस्कृतिक, ठीक है। धार्मिक और धार्मिक सांस्कृतिक आयाम है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो धार्मिक को देखते हैं। तो धार्मिक में यहाँ पे देखिए पहला आपका दिया हुआ है वेदों में देवताओं की जो है वो अवधारणा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
इसमें आपको एक्सप्लेन करके देखिए, क्वेश्चंस का आंसर आप एग्जाम में ऐसा ही लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और सरल वे में आपको क्वेश्चंस का आंसर किया गया है। इस तरीके से अगर आप लिख के आते हैं तो 50 नंबर आपका कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। आपको 100% नंबर जो है वो फुल में फुल मिलेगा। इस तरीके से पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तब, है ना। आप कॉपी भरने के चक्कर में आप जो है वो 4 से 5 पेज लिख दीजिएगा, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उसको अच्छे तरीके से रीड करके चेक कर नहीं किया जाता है। जब आप कॉपी को अंधाधुंध भरते जाते हैं, लिखते जाते हैं पेज भरने के चक्कर में, तो उस कॉपी को रीड करके नहीं दिया जाता है नंबर। और अब इस तरीके से पॉइंट वाइज, और यहाँ पे आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा। इसमें ब्लैक पेन से आप इसको हाईलाइट कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जामिनर होगा वो आपको एक नज़र में देख के आपकी कॉपी को आंसर देगा, ठीक है। धार्मिक आयाम की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वो पहला इसमें पॉइंट है, धार्मिक आयाम का पहला पॉइंट है ना, वेदों में देवताओं की अवधारणा, ठीक है। जो वेद था, कौन कौन सा वेद था, ऋग्वेद, है ना, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी जो वेद था, उन वेदों में जो है वो देवताओं की क्या अवधारणा था, ठीक है। देखिए उसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक देवता, ठीक है, वैदिक काल में देवताओं को प्रकृति के विभिन्न रूपों से जोड़ा गया। जैसे इंद्र को वर्षा और युद्ध का जो है वो देवता माना गया। उसी तरीके से अग्नि को जो है वो आपका अग्निदेव, और वरुण को जो है वो न्याय और ऋतु के देवता, सूर्य और वायु, उषा आदि को जो है वो देवता माना गया, ठीक है। यानी कि कुल मिला के जो वेदों में आपका देवताओं का अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि जो हमारा प्रकृति है ना, वो एक देवता के रूप में है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे वेदों में दिखाया गया है। जैसे आग है, ये आपका प्रकृतिक है, ये भी आपका एक अग्निदेव है ना। उसी तरीके से अद्वितीय भाव की प्रारंभिक रूप, ठीक है, अद्वैत भाव की प्रारंभिक रूप, इसमें क्या है आपको देखिए, यद्यपि अनेक देवताओं जो है वो पूजे जाते थे, ठीक है। वो यहाँ पे अनेक देवता का पूजा करने से मतलब ये है कि लोग ऐसा एक जो है वो अद्वैत भाव उत्पन्न किए, है ना, प्रारंभिक रूप में, कि देवता अनेक रूप में है ना, उनको पूजा किया जाता है, लेकिन सत्य एक ही है, ठीक है। ज्ञानी उसे जो है वो अनेक नामों से पुकारते हैं सिर्फ, ठीक है। यानी कि आपका जो है वो ईश्वर एक है ना, उसको जो है वो आद करने का जो है वो अलग अलग रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है। उसके इस प्रकार से जो है आपका लोग जो है अद्वैत भाव को प्रारंभिक रूप में जो है वो देखे थे, ठीक है। उसके बाद यज्ञ प्रणाली, ठीक है। यज्ञ प्रणाली में क्या होता था कि वैदिक धर्म का जो है वो प्रमुख अनुष्ठान था, ठीक है। यज्ञों के माध्यम से जो है वो देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ करके, है ना, राजा महाराजाओं के द्वारा जो है वो क्या किया जाता था, जो भी देवी देवता था उनको प्रसन्न किया जाता था। समृद्धि, वर्षा, है ना, या फिर पुत्र संतान तथा शक्ति की कामना की जाती थी। पहले आप लोग देखे होंगे कि राजा महाराजा जो है वो समृद्धि प्राप्त करने के लिए, वर्षा प्राप्त करने के लिए, पुत्र संतान के लिए, ये सभी के लिए यज्ञ करके जो है यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। यज्ञों के आयोजन के लिए जो है वो ब्राह्मणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है, जिससे पुजारी वर्ग का विकास हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है वो यहाँ पे सेकंड पॉइंट था आपका, ठीक है, धार्मिक आयाम का। उसके बाद है आपका देखिए थर्ड पॉइंट, आपको क्या बोला है, आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा, ठीक है। इस वेद में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा, है ना, कि उत्तरवर्ती जो है ना, उत्तरवर्ती वैदिक काल में उपनिषदों में जो है वो आत्मा और ब्रह्म, है ना, की अवधारणा विकसित हुई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि कर्म और पुनर्जन्म, साथ ही साथ मोक्ष जैसी दर्शन का नींव रखा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस का ऑल ओवर व्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखें क्या कि भारत में वैदिक सभ्यता के जो धार्मिक सांस्कृतिक आयाम है उसके बारे में यहाँ पे एक परिचय दिया गया है, ठीक है। अब इस परिचय के बाद आपको एक एक पार्ट हम लोग लिए हैं। सबसे पहले धार्मिक आयाम देख रहे थे, और धार्मिक आयाम के अंतर्गत जो है वो आपका वेदों में देवताओं की जो आपका अवधारणा है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और फिर आपका जो है उस सेकंड में यज्ञ प्रणाली के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से पहले के लोग यज्ञ किया करते थे और इस प्रणाली के तहत किन किन चीज़ों का कामना करते थे, ठीक है। अब लास्ट में आपका जो इसका तीसरा पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि आत्मा और पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उसको समझाने की कोशिश किया गया है। अब हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक आयाम, ठीक है। सांस्कृतिक आयाम में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका सामाजिक संरचना जो है ना, वो कैसा था, ठीक है। तो सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर, देखिए वर्ण व्यवस्था की शुरुआत इसी काल में हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। ब्राह्मण जो होता था वो ज्ञान व शिक्षा देने वाला होता था। क्षत्रिय जो था वो राजनीति व युद्ध के बारे में जानता था, ठीक है, राजनीति या फिर युद्ध के बारे में। वैश्य जो था वो व्यापार या फिर कृषि के जो है वो क्षेत्र में जो है वो प्रकाष्ठा था, प्राप्त किया हुआ था। और जो क्षुद्र था वो सेवा करता था, ठीक है। यह जो है वो व्यवस्था आरंभ में लचीली थी, माने आपका शुरुआती दौर में ये जो है वो उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, किंतु समय के साथ ये कठोर होता चला गया, ठीक है। लचीली का मतलब यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा सरल था, है ना, जाति व्यवस्था उतना ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है ये कठोर हो गया, लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है ना, कठोर तरीके से जो है वो मानने लगे जाति व्यवस्था को, ठीक है। और आजकल भी देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मिलता होगा, ठीक है, अभी के टाइम में।
उसके बाद देखिए आगे बोला है, इसका जो आपका सांस्कृतिक जो आयाम है उसका दूसरा पॉइंट है शिक्षा और गुरुकुल परंपरा। ठीक है, शिक्षा और गुरुकुल का परंपरा शुरू हुआ, जिसमें देखिए वैदिक काल में शिक्षा जो है वो मौखिक रूप से दी जाती थी, है ना। ऋषि अपने आश्रमों में गुरुकुल में जो है वो गुरुकुल प्रणाली के तहत शिष्यों को जो है वो क्या करते थे, वेदों का ज्ञान दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद है आपका शिक्षा का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सिद्धि प्राप्त करना होता था। ठीक है, तो वार्षिक गुरुकुल में जो है वो शिक्षा दिया जाने का काम किया जा रहा था आपका वैदिक सभ्यता में। उसके बाद आपका यहाँ पे गा नंबर जो कि आपका तीसरा है साहित्य और संगीत, है ना। आपका जो यहाँ पे है ना आपका सांस्कृतिक जो आपका आयाम है, ठीक है, वैदिक सभ्यता का, उसमें आपका साहित्य और संगीत का किस प्रकार से आपका विकास हुआ था उसके बारे में देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया है कि सामवेद में जो है वो संगीत में स्तुति का विकास हुआ है। ठीक है, सामवेद में, है ना, वेद का नाम हम आपको बताए थे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, तो इसमें जो है वो संगीत में स्तुति का जो है वो विकास हुआ है सामवेद में, जिससे आपका भारतीय संगीत की परंपरा का नींव पड़ी। ठीक है, वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों का भी सृजन हुआ। ठीक है, स्त्री का स्थिति कैसा था आपका वैदिक सभ्यता में, देखिए आरंभिक में जो है आपका वैदिक काल के आरंभिक में जो है वो स्त्रियों को जो है वो शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, आरंभिक काल में, वैदिक काल की जो आपका आरंभिक यानी कि वैदिक काल का आरंभिक जो पीरियड था उस समय जो है वो स्त्रियों को शिक्षा और धार्मिक कार्य में भाग लेने की अनुमति था। लेकिन आपका जो है वो गार्गी और आपका मैत्रेय जैसी जो है विदुषियों का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसमें क्या बोला है स्त्री की स्थिति में कि गार्गी और आपका मैत्रेय जैसे जो आपका विदुषियों हैं, है ना, उसमें आपको ये जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता ने जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की जो है वो धार्मिकता, ठीक है, उपमहाद्वीपीय की धार्मिकता, दर्शन और संस्कृति की आधारशिला रखी। ठीक है, इसकी जो धार्मिक आपका प्रणाली था उसमें आपका यज्ञ कर्म, आपका साथ ही साथ देवताओं की जो है वो उपासना और आपका आत्मा और मोक्ष की जो है वो अवधारणा आज भी हिंदू धर्म को मूल स्तंभ है। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, बोला है कि वैदिक सभ्यता जो है ना, वैदिक सभ्यता ने जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप को, ठीक है, उपमहाद्वीप की जो आपका धार्मिकता है, दर्शन है, सांस्कृतिक है, इन सभी चीज़ों का आधारशिला रखी। ठीक है, इसकी धार्मिक प्रणाली जो है यज्ञ कर्म, देवताओं का उपासना, आत्मा और मोक्ष की अवधारणा आज भी हिंदू धर्म का एक मूल स्तंभ का काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा बोलने का मतलब ये है कि वैदिक सभ्यता के कारण से ही धार्मिकता, आपका दर्शन या फिर संस्कृत का जो है आधारशिला रखा गया था आपका भारतीय उपमहाद्वीप में। आज भी हिंदू में जो है आप देखिएगा हिंदू धर्म में जो है वो ये मूल स्तंभ है ना, आपका वैदिक सभ्यता का जो भी आपका उस टाइम हमें मिला था। ठीक है, उसके बाद देखिए सांस्कृतिक दृष्टि से यह जो है कला, शिक्षा, साहित्य, संगीत और सामाजिक व्यवस्था के विकास का युग रहा। ठीक है, जो है आपका ये क्वेश्चंस का आंसर है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कल के सेट में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। कल आप लोग अगर जाइएगा तो सेट 1 और सेट 2, है ना, सेट 1 तो हो गया है, सेट 1 के बाद आपका सेट 2 और सेट 3 जो है इस सेट में मिलेगा। तो सेमेस्टर आपका 1 के सेमेस्टर 1 के जितने भी विद्यार्थी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको करके जाना है। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कंप्लीट आपको बताने वाले हैं, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो बहुत ही डीपली और विस्तार पूर्वक आप लोगों को एक्सप्लेन करके हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर किसी भी प्रकार से कोई आपको समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, है ना, और आप लोग 1 नंबर वाला क्वेश्चन को किए हैं नहीं, आप लोग जरूर से कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, नहीं तो हम फिर जो है 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे।